फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बात करेंगे कैपेसिटर वैल्यू फॉर मोटर के विषय में। यानी कि फ्रेंड्स अगर आपके घर में मोटर है, सिंगल फेज मोटर हो या 3 फेज मोटर हो, उसमें लगने वाला कैपेसिटर आप कैसे डिसाइड करते हैं कि उस कैपेसिटर किस वैल्यू का होना चाहिए या किस वैल्यू का लगा होगा। कई बार क्या होता है फ्रेंड्स कि कैपेसिटर और मोटर पुराने होने के केस में कैपेसिटर पर जो लिखा हुआ वैल्यू वो उसका जो प्रिंट होता है वो मिट चुका होता है, वहाँ से हट चुका होता है। तो आप कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे अगर आपको रिवाइंडिंग करने के बाद दोबारा कैपेसिटर लगाने की ज़रूरत पड़े, तो आप कैसे इस कैपेसिटर की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स इस वीडियो में हम इसी विषय में बात करेंगे, सिंगल फेज और 3 फेज मोटर के कैपेसिटर के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स होता क्या है, मान लीजिए आपका एक मोटर है, ये आपका एक एसी मोटर है, ये सिंगल फेज मोटर है जहाँ पर एक हम यहाँ पास दे रहे हैं और यहाँ से रिटर्न ले रहे हैं। ये फेज और न्यूट्रल। तो फ्रेंड्स आपने देखा होगा कि ये फेज और न्यूट्रल के बीच कैपेसिटर को यूज़ करते हैं। तो कैपेसिटर यूज़ के बीच मतलब क्या फ्रेंड्स, उसके मैकेनिज्म के साथ, मतलब उसके कंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंग वो जो कैपेसिटर लगाना होता है वहाँ पर लगाते हैं। तो ये जो हम यहाँ पर कैपेसिटर जो लगाएंगे, यहाँ बीच में जो कि हम कैपेसिटर लगाएंगे, तो ये कैपेसिटर का वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस सी के वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम कैसे पता करेंगे कि इस सी का वैल्यू कितना होना चाहिए इस मोटर के लिए, इस पर्टिकुलर मोटर के लिए। तो फ्रेंड्स चलिए हम इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए सीखते हैं। फ्रेंड्स मैं पूरा श्योर हूँ यह वीडियो देखने के बाद आप बिल्कुल ही इसे आसानी तरीके से निकाल सकते हैं और अपने घरों में यूज़ कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही आसान है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पहला पॉइंट यही है, और वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा तभी आप इन चीज़ों को समझ पाएंगे। सिंगल फेज हो या 3 फेज में दोनों के लिए बता रहा हूँ फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी है। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। होता क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर बता रहा हूँ मैं, देखिए जैसे कि आपके पास क्या क्या दिया हुआ है। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज दिया हुआ है, पावर फैक्टर दिया हुआ है, हॉर्स पावर दिया हुआ है, किस पर दिया हुआ है, मोटर के नेम प्लेट पर दिया हुआ। ये जो मोटर होता है, इस मोटर के नेम प्लेट यहाँ जो होते हैं उस पर कुछ इस तरह की वैल्यू दी रहती है, ठीक है। तो ये वैल्यू दी रहती है, ये वोल्टेज कुछ दिया रहता है, पावर फैक्टर लिखा रहता है इस पर, और ये हॉर्स पावर लिखा रहता है। मान लीजिए यही 3 की हेल्प से हम आपको यहाँ पर कैपेसिटर की वैल्यू निकालना सिखाएंगे। तो होता क्या है, यहाँ पर एग्जांपल के लिए सिंगल फेज मान लेते हैं। तो सिंगल फेज के लिए यहाँ पर क्या करेंगे, सिंगल फेज के लिए फ्रेंड्स मान लीजिए कि सिंगल फेज, ये सिंगल फेज हो गया। सिंगल फेज के लिए यानी 220 वोल्ट के लिए और 0.8 पावर फैक्टर के लिए और 10 हॉर्स पावर के लिए कैपेसिटर की वैल्यू हमें निकालनी है। हमारा कैपेसिटर का क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन है, सिंगल फेज है पहला, तो 230 वोल्ट का पर चलता है ये, और 0.8 पावर फैक्टर पर ये वर्क करता है, एंड 10 हॉर्स पावर इसकी एनर्जी ये कंज्यूम करता है, लेता है, या फिर उसके अकॉर्डिंग वो वर्क करता है, ठीक है। तो मान लीजिए जैसे कि हम जानते हैं 1 HP इक्वल टू क्या होता है, 746 वाट। ओके, तो 10 HP इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड्स, सबसे ईजी, बहुत ईजी है फ्रेंड्स, 10 इक्वल टू 7460 वाट इंटू 10, डेट्स मीन्स 7406 वाट। अगर इसे किलो वाट में कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा फ्रेंड्स, 7.46 किलो वाट। 1000 से डिवाइड कर दिया, अगर हम इसे 1000 से डिवाइड कर देते हैं तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे, हमने यही पॉइंट लगा दिया है और ये किलो वाट में हमने लिख दिया, बहुत ईजी है। चलिए ये तो आपने सीखा, नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। अब चलते हैं फ्रेंड्स पावर फैक्टर की ओर। ये देखिए पावर फैक्टर इक्वल टू KW/kVA। ओके फ्रेंड्स, पावर फैक्टर इक्वल टू KW/kVA। फ्रेंड्स आपको मैंने पावर फैक्टर के वीडियो में बताया था, अगर आपने देखा नहीं हो तो आप देख सकते हैं, मेरे इलेक्ट्रिकल क्लासेस के चैनल लिस्ट में आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा पावर फैक्टर का एक वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ये हमारा KVAR है और ये KW है, ये क्या है, KVA है, ठीक है। तो पावर फैक्टर यानी cos फाई, यही तो हम निकालते हैं। तो cos फाई मतलब क्या, ये हमारा एंगल हो गया थीटा। तो हम क्या करते हैं,
पावर फैक्टर में, यानी कि cos फाई इक्वल टू हम क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनियस, यानी कि ये बेस हो गया और ये क्या हाइपोटेनियस, तो बेस बाई हाइपोटेनियस यानी कि के डब्लू बाई के वी ए। ओके फ्रेंड्स, के डब्लू बाई के वी ए, हम तो यहाँ यही लिखे हैं पावर फैक्टर इक्वल टू के डब्लू बाई के वी ए। समझ गए फ्रेंड्स? ये अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, समझ लीजिए, और अच्छा से जानना है तो आपको पावर फैक्टर का पूरा वीडियो देखना पड़ेगा विदाउट स्किप किए हुए, तो आप ये देख पाएंगे, समझ पाएंगे। तो हम इसे इतना लिख सकते हैं, और के वी ए इक्वल टू लिख सकते हैं हम लोग के डब्लू बाई पावर फैक्टर। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पर के वी ए निकालना है हमें, तो हम के वी ए निकालने के लिए क्या लिखेंगे, के वी ए इक्वल टू हमारा के डब्ल्यू कितना है, के डब्ल्यू मैंने किलो वाट में कितना आ रहा है, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं लिख सकते हैं, यहाँ पर के डब्ल्यू में है, किलो वाट में हमें वैल्यू देना है, तो यहाँ 7.46। ठीक है, और हमारा पावर फैक्टर कितना दिया हुआ है, ये हमारा गिवन है 0.8 पावर फैक्टर दिया हुआ है। इतना हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसे कैलकुलेशन करेंगे। आप कैलकुलेशन कीजिए कैलकुलेटर या फिर आप जैसे भी हो, और आपको एक वैल्यू आएगा 9.3 किलो वोल्ट एम्पियर, 9.3 किलो वोल्ट एम्पियर। देखिए आ गया ये वैल्यू। चलिए अब हम फॉर्मूला पे जाते हैं। P इक्वल टू क्या ना, पावर इक्वल टू क्या होता है, पावर इक्वल टू होता है वी आई कॉस फाई। फ्रेंड्स ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, पावर इक्वल टू वी आई कॉस फाई, क्योंकि ये एसी सर्किट है इसलिए यहाँ कॉस फाइव लगाना इंपॉर्टेंट है कि हाँ यही तो पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर का वीडियो देखिए, आपको समझ में आ जाएगा ये पावर फैक्टर क्यों हम लगा रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। अब इसी फार्मूला पे हम आई निकालते हैं, और आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाएगा P डिवाइडेड बाई V कॉस फाई। समझ गए, ये हो गया। आई इक्वल टू फिर से देखते हैं, यहाँ पे P की वैल्यू रख देंगे। P की वैल्यू हमारी कितनी है, पावर कितनी है टोटल 7460 वाट है, ये वाट में ही तो पावर होती है ना, तो 7460 डिवाइडेड बाई V कितनी है हमारी, देखिए V यहाँ लिखा हुआ 220 वोल्ट, 220 इंटू कॉस फाई कितनी है, मतलब पावर फैक्टर कितना हम मानते हैं, यहाँ पे लिखी हुई है 0.8 हमने ये लिख लिया। इसके बाद हमें क्या वैल्यू मिलता है, इसके बाद हमें वैल्यू मिलता है I इक्वल्स 42.3 एम। आपके सहूलियत के मैंने इसे कैलकुलेशन करके रख लिया है, जिससे कि ये वीडियो लंबा ना हो सके और आपको भी इसे देखने में प्रॉब्लम ना हो सके, तो मैंने इतना 42.3 एम्पियर्स लिख लिया। आई इक्वल टू हमें मिल गया है। ठीक है, चलिए एक चीज़ और बता दूं आपको फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं मैंने इससे पहले भी ड्रॉ किया था, फिर से ड्रॉ कर ले रहा हूँ, के डब्लू के वी ए आर और के वी ए। ठीक है, इन चीज़ों के बारे में हमने पहले भी ड्रॉ किया था, भी ड्रॉ करके दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ पर क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, के वी ए कर्ण स्क्वायर मतलब कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू के डब्लू स्क्वायर प्लस के वी ए आर स्क्वायर। फ्रेंड्स मुझे पता है कई लोग जो होंगे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट होंगे, उनके लिए भी मैं हिंदी में बता देता हूँ, और जो इंग्लिश मीडियम के होंगे उनको समझने में आसानी है, इसलिए इंग्लिश में भी थोड़ा बता देता हूँ। तो यहाँ के वी ए मतलब हाइपोटेनस इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। उसी तरह कर्ण स्क्वायर इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो मैंने ये लगा दिया यहाँ पर थ्योरम। इसके बाद हमें क्या मिलता है, हमें निकालना क्या है एक्चुअली, के वी ए आर निकालना है। तो के वी आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर, क्योंकि ये रूट जो है ये स्क्वायर जो है इक्वल टू इधर जाने पर रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो रूट अंडर के वी ए, इसे हम एज इट इज़ लिख लेंगे का स्क्वायर, क्योंकि ये इधर चाहिए ब्रैकेट की इधर साइड आ गया है तो ये माइनस में हो जाएगा के डब्लू स्क्वायर। ठीक है, इतना हमने लिख लिया। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूला को यूज़ में लाना है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये जो फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला को हमें यूज़ में लाना है। अभी हम यहाँ पर के वी ए का
वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये रूट को इसे ऐसे एज इट इज़ रहने देते हैं। अभी KVA लिखते हैं। तो KVA हमने शायद निकाला था फ्रेंड्स, हमने KVA यहाँ पर निकाला था जैसे पावर फैक्टर से। यहाँ पर जैसे मैं आपको फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, 9.3। तो ये इसकी वैल्यू कितना होगी, 9.3 स्क्वायर माइनस KW का पता है आपको 7.46 स्क्वायर। ठीक है, ये आपके लिए कैलकुलेशन दिया, जैसे आपको ध्यान ना हो तो आप देख लें ऐसे। चलिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब हम क्या करेंगे, KVAR इक्वल टू कैलकुलेशन करेंगे, 9.3 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 86.49 माइनस 55.69, क्योंकि ये 7.46 होल स्क्वायर है। रूट करने पर इसका आ रहा है, मतलब इसका माइनस करने पे इतना आ रहा है। उसके बाद हमने इसे रूट कर दिया, रूट करने पर वैल्यू आ रहा है 5.549 KVAR। ये हमारा KVAR निकल गया। ओके फ्रेंड्स, तो हमारा KVAR निकल गया, मतलब क्या कि ये एक ऐसा पावर है जो लॉस के रूप में हमें इसे बेयर करके चलना पड़ता है। हमें एक लोड हो जाता है, एक्स्ट्रा लोड। तो इसी को तो हमें कम करना है, काफ़ी कम करना है। न्यूट्रलाइज बिल्कुल नहीं कर सकते, लेकिन कम करने की बिल्कुल कोशिश कर सकते हैं, कम हो जाए। ज़्यादा ऐसा कैपेसिटर की वैल्यू अगर ज़्यादा रख देंगे उससे भी लॉसेस है, बताऊंगा आगे क्या है। तो चलिए इसे कम करते हैं। तो ये तो हमारा वैल्यू निकल गया 5.49 KVAR। तो आप मार्केट में जाइएगा कैपेसिटर लेने के लिए, तो आपको कई जगह वहाँ पर लिखा रहता है KVAR के वैल्यू, तो आप इस वैल्यू से भी कैपेसिटर ले सकते हैं। अदरवाइज़ एक और ऑप्शन है मेरे पास। ऑप्शन क्या है, ऑप्शन यही है कि आपको इसे 5.549 KVAR को कैपेसिटर की वैल्यू में कन्वर्ट करना होगा। और कैपेसिटर की जो वैल्यू होती है ये माइक्रोफैरेड, पिकोफैरेड, इस तरह की वैल्यू में आपको दर्शाई जाती है, बताई जाती है। तो हमें इसे मिनिमम माइक्रोफैरेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो माइक्रोफैरेड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आपने एक बार इसे सीख लिया तो ये आपके हॉल लाइफ काम आने वाली चीज़ है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, ये जो वैल्यू आया है इसे हम इक्वेशन 1 नाम दे देंगे। ठीक है, ये इक्वेशन 1 हो गया आपका। ये 5.549 KVAR जो है इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं, लिख सकते हैं, वी नो कैपेसिटर का जो करंट होता है, कैपेसिटर का करंट को IC से डिनोट करेंगे और इक्वल टू क्या होगा, V/XC। फ्रेंड्स, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, XC यानी कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस। अगर आप चाहें, अगर आप हमें कमेंट करें तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस, इम्पीडेंस, रेजिस्टेंस के विषय में। तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं अगर नहीं समझ में आया तो। ये होता है, फिलहाल के बता दे रहा हूँ फ्रेंड्स, ये होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, यानी कि एज ए रेजिस्टेंस, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस कह सकते हैं। और ये है वोल्टेज और ये है करंट। सिंपल से यहाँ ओम्स लॉ लगा है तो हमने यही लिखा है यहाँ पर। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे XC इक्वल टू क्या होता है, इसका एक अपना फॉर्मूला होता है, XC इक्वल टू 1/2πfc। ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होता है, 1/2πfc। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं IC इक्वल टू, यही फॉर्मूला पे आते हैं, IC इक्वल टू V/XC। तो यहाँ XC की जगह हम क्या लिखेंगे, इस फॉर्मूला को लिख देंगे, इसे लिखेंगे। तो हम क्या लिखेंगे, 1/2πfc। तो ये क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम लिख सकते हैं V × 2πfc डिवाइडेड बाई 1 है और क्या, और इक्वल टू, आप जैसे कि पता ही है, IC है। तो अब हम इस फॉर्मूला पर वैल्यू को पुट कर देंगे। चलिए हम इसे यहाँ पर लिख लेते हैं, क्लियरली आपको दिखाई देगा। IC इक्वल टू, V की वैल्यू पता है फ्रेंड्स 220। ठीक है, उसके बाद इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू कितना होता है, 22/7, या फिर लिख सकते हैं 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी इंडिया की, 50 हर्ट्ज़। मैं इंडिया में रहता हूँ इसलिए इंडिया का ही लूँगा, आप जहाँ रहते हैं आप वहाँ के लीजिए, 50 हर्ट्ज़। एंड C की वैल्यू हमें नहीं पता है तो एज इट इज़ हम यहाँ पर लिख देते हैं इंटू C। चलिए हमने इतना लिख दिया और फिर हम यहाँ पर IC की वैल्यू निकाल लेंगे तो हमें कुछ वैल्यू इस तरह का मिलेगा, 6908 इंटू C। यही तो C है, इसी को तो हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे हमें तो यहाँ पर IC की वैल्यू निकल गई है। चलिए फ्रेंड्स,
तो हमने क्या लिखा था यहाँ पर, IC इक्वल टू 69080C, ठीक है, एंड KVAR इक्वल टू V इंटू IC। क्योंकि फ्रेंड्स ये क्या है, करंट है, कैपेसिटिव करंट है, इंटू वोल्टेज इक्वल टू KVAR। ये भी पावर है, लेकिन ये रिएक्टिव पावर, लेकिन है तो पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है, V इंटू I होता है। तो हमें रिएक्टिव पावर को कैंसिल करने के लिए उसका एक सब्स्टिट्यूट चाहिए, मतलब C की वैल्यू चेक करिए, उस तरह करंट भेजना पड़ेगा, वोल्टेज भेजना पड़ेगा, तभी तो हम उसका जो प्रोडक्ट होगा उस रिएक्टिव पावर को कैंसिल करेगा। तो हमने वही किया है, क्योंकि हम उसे कैंसिल करने के लिए कैपेसिटर यूज़ कर रहे थे, कैपेसिटर करंट और उसका वोल्टेज यूज़ करेंगे। तो हमने वही किया है, ये पावर इक्वल टू V इंटू I है। चलिए समझ में आ गया ये। अब इसका नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब हम फिर से लिखेंगे KVAR इक्वल टू V की वैल्यू कितना है 220 वोल्ट इंटू IC की वैल्यू कितना है, यहाँ से लीजिए IC की वैल्यू 69080 इंटू C, ठीक है, हमने कर लिया इतना। अब हम बोल सकते हैं यहाँ पर KVAR इक्वल टू इसकी जो प्रोडक्ट होगा, मल्टीपल प्रोडक्ट 1519760, ये हो गया इक्वेशन 3 इंटू C तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। ये तो हो गया आपका इक्वेशन 3। अभी क्या करना है हमें फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे इक्वेशन 1 दिखा देता हूँ। हमने हमारा इक्वेशन 1 क्या आया था, KVAR इक्वल टू 5.5। अगर आप दोबारा इसे देख सकते हैं वीडियो को बैक ले जाकर, तो आपको यही वैल्यू मैंने आपको बताया था। तभी हम यहाँ क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, यानी कि KVAR की जगह इसे लिख देंगे। तो हम लिख देते हैं इसे 5.5, ओके। KVAR है इक्वल टू 5.5 है, तो यहाँ पर जो है 2 में 3 में पुट करेंगे, ठीक है। इक्वेशन 1 की वैल्यू हम 3 में डाल रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, KVAR की जगह 5.5 लिख दिया, इक्वल टू सिंबल दे दिया, फिर यहाँ लिखेंगे 15, इसे एज इट इज़ 1597600 इंटू C, ठीक है। अब आप बहुत आसानी से इसका वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि C इक्वल टू 5.5 डिवाइडेड बाई 1519760 ये वैल्यू आ गया। अब C इक्वल टू क्या होगा, फाइनली वैल्यू 0.36 माइक्रोफैरड। आप इसे कर दीजिए कैलकुलेशन, जो वैल्यू आएगा उसे 10⁻⁻6 में जो वैल्यू आएगा 7 में आएगा, कैलकुलेशन करके 10⁻6 में आप लाएंगे और माइक्रोफैरड में आंसर आएगा इसका, ठीक है। ये मार्केट में आपको इजी अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, 0.36 माइक्रोफैरड का आप ले रहे हैं कोई भी कैपेसिटर, तो यहाँ होगा क्या कि आपको इससे कम वैल्यू का लेना होगा। ये तो हमारा एक्चुअल वैल्यू है, इससे कम वैल्यू का लेना होगा। कभी कभी क्या होता है फ्रेंड्स, मोटर का जो पावर फैक्टर होता है उसके RPM और उसके लोड पर भी डिपेंड करता है, उसके हिसाब से वेरी करता है। मतलब यानी कि लोड RPM ज़्यादा RPM पर आप उसे मूव कराने की कोशिश कर रहे हैं, उस तरह से आप अरेंजमेंट किया, आपने लोड ज़्यादा कम दे दिया, उसका पावर फैक्टर भी डिपेंड करेगा। आप इससे कम ज़्यादा वैल्यू का, इसका एग्जैक्ट वैल्यू का लगाएंगे और क्या होगा, इससे पावर फैक्टर बढ़ गया, मतलब 1 के नज़दीक और चला गया, तो क्या होगा कि वोल्टेज का वैल्यू बढ़ जाएगा, और वोल्टेज के वैल्यू बढ़ेगा तो आपका कॉइल वोल्टेज के कारण जलने का चांस रहता है, मोटर ख़राब होने का चांस रहता है। इसलिए इससे कम वैल्यू का आपको कैपेसिटर अपने मोटर में यूज़ करना होगा। फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स इसी वीडियो में आपको मिलता है इस तरह के इन्फॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।